चलिए फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स के बारे में आपको बता दिया गया था, जो डमी नहीं होता है वो क्या होता है, फ्री इंडेक्स होता है, और फ्री इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से बदला नहीं जा सकता है। लिखिए, एन इंडेक्स which is not repeated in a term is called free index. For example, देखिए डमी कौन है, फ्री कौन है, आई को किसी अदर इंडेक्स से बदला नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में लिखिए, आई इज फ्री इंडेक्स, स्मॉल आई इज फ्री इंडेक्स in the term aij xj। इंडेक्स देख के बनाइएगा भाई, ऊपर नीचे ध्यान रखिएगा, कौन कंट्रा वेरिएंट में है, कौन सुपर स्क्रिप्ट में है, कौन सब स्क्रिप्ट में है, ठीक है। aij xj फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके। A free index cannot be replaced by another free index. A free index cannot be replaced by another free index, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा, ये सब बेसिक टर्म्स, अभी आप सिर्फ ABCD पढ़ रहे हैं, अभी केवल आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए ABCD चल रही है, ये सब बेसिक टर्म्स कहलाते हैं। क्रॉनिकल डेल्टा, जैसा कि नाम आया है डेल्टा, तो डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। दो इंडेक्स लेकर के चलते हैं I और J, ठीक है। मैट्रिक स्पेस में आपने क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट्स अगर बराबर हो और दो पॉइंट्स अगर अलग अलग हो, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में अगर दो पॉइंट बराबर हो तो डिस्टेंस 0, और दो पॉइंट अलग अलग हो तो डिस्टेंस 1, है ना। यहाँ उल्टा हो जाता है, 1 0। अगर ऊपर नीचे के इंडेक्स सेम होंगे, ऊपर नीचे के इंडेक्स कट करके 1, कहीं लिखा होता है 2/2, कट करके 1। अगर ऊपर नीचे के इंडेक्स सेम होंगे तो कट करके 1, अगर ऊपर नीचे के इंडेक्स अलग अलग होंगे तो 0। क्रॉनिकल डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं डेल आई जे से, एक सुपर स्क्रिप्ट में होता है, एक सब स्क्रिप्ट में होता है। ऊपर नीचे के इंडेक्स सेम होंगे तो कट करके 1, अलग अलग होंगे तो 0। इसको बोलते हैं क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है। लिखिए,
Chronicle delta is a symbol Chronicle delta is a symbol del ij, I ऊपर j नीचे, del ij and is defined as उतार लीजिए, डेल आई जे इज इक्वल टू, इसको कहते हैं थ्रेट। ये जो भी आप लोग कई बार ऐसे फंक्शंस पढ़ते होंगे, एफ एक्स की वैल्यू 1 0 1/2 है ना, पढ़ते थे कई बार कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, इसको बोला जाता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब ही होता है सेक्शन बनाना। हो गया। कुछ क्वेश्चन लिखिए, बुक में है, स्टिल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हम नोट्स में इंक्लूड करा रहे हैं। पहले ही हम आपको बोलें कि नोट्स इतना इनफ रहेगा कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बुक लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में हम इतना लिखवा देंगे कि आपको बुक खोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। नोट्स पढ़ करके जाइए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन देखिए, इफ i j k सब स्मॉल है, इफ i j k takes the values (1, 2, 3, dash 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 n) 1, 2, 3, dash 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 n, then show that पहला del I is equal to n, दूसरा del ij del jk is equal to del ik, तीसरा del ij del ji n। इसमें से एक एग्जामिनेशन में मिल जाएगा 2 मार्क्स में। हो गया। चलिए देखिए, क्रॉनिकल डेल्टा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ चीज़ है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि ऊपर नीचे का इंडेक्स सेम होगा तो कट करके 1। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर नीचे का इंडेक्स सेम है तो कट करके 1 नहीं आया, बल्कि क्या आया, n। तुरंत आपके दिमाग में डाउट होगा। ठीक है, 2 चीज़ों में अंतर को फील करना सीखिए। मतलब वो चीज़ आपकी फीलिंग से आएगी, सोचने से समझने से नहीं आएगी। फीलिंग क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल की फीलिंग। कब कहाँ किस जगह कोई कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, कब कहाँ किस जगह कौन वेरिएबल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ सोचते सोचते आती है, फील करते करते आती है, उस चीज़ पे काम करते करते आती है। जैसे हम, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे टाइम में आज से 13-14 साल पहले हमको जो भी आदमी व्यक्ति या जो भी टीचर हमारे ये पेपर पढ़ाते थे वो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाते थे। हमको आज भी याद है कि 1 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया था। ठीक है, और जैसे डीजी अगर आप किसी अदर कोचिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ का नियम क्या है, फर्स्ट सेक्शन मतलब टेंसर ज्योमेट्री तो ठीक ठाक पढ़ाएंगे, ठीक ठाक, और दूसरा वाला पूरा सेक्शन उड़ा देंगे कर्व इन स्पेस से, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है।
ये आप पूरे शहर में कहीं पे भी घूम के पता कर सकते हैं, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो चीज़ थी ना, ये हमको लाइफ टाइम तक परेशान की कि कब n आएगा, कब 1 आएगा। हमको वो चीज़ कब समझ में आई, जब हम DG पढ़ाना शुरू किए, जब हमने अपना DG पर रिसर्च शुरू किया, क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर यही है, हम इसी पेपर पे PhD कर रहे हैं, ठीक है। तब हमको उसमें अंतर समझ में आया कि ये किस तरीके से इस चीज़ को समझा जाए, वरना हम भी बहुत समय तक परेशान रहे। इनफैक्ट हमको याद है कि DG पेपर MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में था, मेरा 50, 49, 50, 49 चारों सेमेस्टर का नंबर था, और थर्ड ईयर में 48 नंबर पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ वो पॉइंट आता था, हम उसको रट्टा मार लिए थे कि इन किन जगहों पे 1 आएगा, इन जगहों पे n आएगा। तब तक हमको समझ नहीं थी, हमको ये समझ अभी 5-7 साल के अंदर अंदर आई है। तो इस चीज़ की वजह से आई है, इस चीज़ को फील करिए। जैसे हम बताएं, वेरिएबल आप क्या लेकर के चलते हैं, i j k, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। जब कभी वेरिएबल होते हैं तो डेल i की वैल्यू n आती है, लेकिन जब कभी डेल 1 1, डेल 2 2, डेल 3 3 इस तरह से लिखा होता है, तो दीज आर कांस्टेंट। इस केस में इन तीनों की वैल्यू 1 आती है। जब क्रॉनिकल डेल्टा के ऊपर लगा ऊपर नीचे का सेम इंडेक्स वेरिएबल होता है तो वो n आता है, और क्रॉनिकल डेल्टा के ऊपर नीचे लगा हुआ वैल्यू कांस्टेंट होता है तो वो 1 आता है। कई बार हम कहते हैं आयत प्लेस, आयत प्लेस, तो आयत प्लेस भले ही I लिख रहे हैं, लेकिन आयत प्लेस फिक्स कर दिया, और फिक्स के केस में इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये आपके फील करने पे डिपेंड करता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 1 लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि वो कहेगा आयत प्लेस। आयत प्लेस मतलब 10वीं जगह, 12वीं जगह, 15वीं जगह, इसी तरह से आयवीं जगह। तो आयत प्लेस फिक्स हो गया, और फिक्स के केस में कांस्टेंट में हम क्या लिखते हैं, 1। ये फील करना पड़ेगा आपको। कैसे फील होगा, हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट ले रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका डेल i, ठीक। आपको पता है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, अगर सेम इंडेक्स एक ही टर्म में ऊपर और नीचे की तरफ होता है तो ड्रॉप द समेशन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। समेशन साइन को ड्रॉप कर दीजिए, कन्वेंशन को अडॉप्ट करवाइए। i का मान 1 से n तक है, हमने सवाल में ही लिखवा दिया है। सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस के साथ 2 रखेंगे, फिर प्लस के साथ 3 रखेंगे, बढ़ते बढ़ते प्लस के साथ n रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डेल i इज इक्वल टू, ऊपर नीचे इंडेक्स सेम 1, ऊपर नीचे इंडेक्स सेम 1, ऊपर नीचे इंडेक्स सेम 1, ऊपर नीचे इंडेक्स सेम 1। दिस इम्प्लाइज डेल i 1 को 2 बार जोड़ेंगे 2, 1 को 3 बार जोड़ेंगे 3, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4, 1 को n बार जोड़ेंगे तो n। ठीक। दूसरा डेल i j, डेल j k। पहले तो ये बताइए कितना टर्म लिखा है, एक टर्म कि 2 टर्म? एक टर्म। कैसे पता? बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा तो वो हमेशा एक टर्म कहलाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक टर्म है। एक टर्म के ऊपर एक इंडेक्स नीचे, उसी टर्म में सेम इंडेक्स ऊपर, ये डमी इंडेक्स बन गया। डमी इंडेक्स बन गया तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, ड्रॉप द समेशन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। डमी की जगह 1 रखेंगे, डमी की जगह 2 रखेंगे, डमी की जगह 3 रखेंगे, डमी की जगह n रखेंगे, और सबके बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है, ठीक है, क्लियर? लिखवाइए।
del I1 del 1 k, del I2 del 2 k, del I3 del 3 k, del I n del n k। अब जो हम बोल रहे हैं उसको फील करिएगा। जब j का मान 1 2 3 4 आया तो किसी जगह पे j का मान i भी तो आएगा, ith प्लेस। जैसे 1 2 3 4 i भी तो 1 से n के बीच में कोई मान है, i 6 7 8 j। ठीक, हमने कहा j का मान वेरी कराइए, तो j का मान 1, j का मान 2, j का मान 3, j का मान 4, j का मान i, j का मान 6, j का मान 7, j का मान 8, j का मान 9। तो चूंकि i का मान भी 1 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है, j का मान भी 1 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर आएगी कि j का मान i के किसी मान के बराबर होगा। n तक नहीं लिए, केवल कहाँ तक लिए, 3 तक। जैसे 3 डायमेंशन में i का मान 1 2 3, j का मान 1 2 3, i का मान अपने मन से बोलिए जो पसंद है, 2। इन्होंने कहा i का मान 2 ले ले रहा है, तो j का मान पहली दफ़ा क्या आया होगा, 1, फिर j का मान क्या आया होगा, 2, फिर j का मान क्या आया होगा, 3। जब j का मान 2 के बराबर आया तो j का मान किसके बराबर था, i के बराबर। j ith प्लेस पे गया, j सेकंड प्लेस पे गया, मतलब इसी में कहीं कोई टर्म ऐसा मिलेगा जब j का मान किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। जब j का मान किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। जब j का मान ith के बराबर होगा, जब j का मान ith के बराबर होगा। ये वेरी कर रही हैं, हमने इनसे कहा कि ये j हैं, ये इसमें से किसी भी बेंच पे बैठ सकती हैं। ये बेंच 1, ये बेंच 2, ये बेंच 3, ये बेंच 4, ये बेंच 5, 6th बेंच को हमने j का नाम दे दिया, i का नाम दे दिया, 7 8 j। तो j या तो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, j या तो सेकंड बेंच पे बैठेगा, j या तो थर्ड बेंच पे बैठेगा, j या तो फोर्थ पे बैठेगा, j या तो फिफ्थ पे बैठेगा, j या तो सिक्स्थ पे बैठेगा। और सिक्स्थ का मान ही किसके बराबर है, i के। ठीक है, तो j सेकंड पे बैठ रहा है। तो जिस कंडीशन में j सिक्स्थ बेंच पे बैठा, मतलब ith बेंच पे बैठा, j का मान किसके बराबर हो गया, i के। इस केस में j सिक्स्थ बेंच पे बैठा है, j छठवीं जगह पे बैठा है, j ith पे बैठा है। ith कांस्टेंट हो गया, वो वेरी नहीं कर रहा है। ith क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तब देखिए, दिस इम्प्लाइज del ij del j के ऊपर नीचे का मान अलग 0, ऊपर नीचे का मान अलग 0, ऊपर नीचे का मान अलग 0, ऊपर नीचे का मान सेम, लेकिन ith प्लेस मतलब छठवीं प्लेस वो वेरी नहीं कर रही है, इसलिए इसका मान 1, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ कांस्टेंट। del i k प्लस डैश 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 प्लस अलग अलग है इसलिए 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट del i j del j k कुल मिलाकर के आएगा del i k। आपको हम बताए थे डमी ऊपर नीचे की क्या हो जाती है, कैंसिल, केवल क्या बचा, del i k। ये उसका प्रूफ है, हमेशा डमी ऊपर नीचे की क्या होगी, कैंसिल, केवल क्या बचा, del i k।
ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, ऊपर नीचे का सेम इंडेक्स हमेशा कट जाता है, तभी हम बोले थे कि ये पुतले की तरह बिहेव करता है, इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी हम लिखते हैं। आगे बढ़े, क्लियर हो गया ये चीज़? चलिए देखिए तीसरा, डेल आई जे आई, डमी इंडेक्स बोलिए, आई भी है और जे भी। एक बार में किसी एक को लीजिए, किसको ले लें? आई को ले लें। आई को डमी मान लीजिए, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लगवाइए। डेल 1 जे, डेल जे 1, डेल 2 जे, डेल जे 2, डेल 3 जे, डेल जे 3। फिर वही चीज़ जो पीछे समझाए थे, कौन बदल रहा है? आई, इनकी पोजीशन हम बदल रहे हैं। एक दफ़ा ये जा कर के छठवीं बेंच पे बैठेंगी, और छठवीं बेंच किसके बराबर है? जे के। तो क्या मिलेगा? आई का मान जे के बराबर, डेल जे जे प्लस डेल एन आई डेल जे है। ठीक, दिस implies that del I j del j I is equal to 0 0 0। ये सेम है ना, 1, इसको ऐसे ही उतार रहे हैं, डेल जे जे, क्योंकि अभी हमने जे का मान नहीं बदला है। ठीक है, और नहीं समझ में आए ये चीज़ आपको, ये प्रोसीजर अगर आपको टफ लग रहा हो तो कहीं मत जाइए, ऐसे कर लीजिए। अगर ये चीज़ आपको टफ लग रही हो तो देखिए, जे डमी इंडेक्स या आई डमी इंडेक्स, कोई भी एक ले लीजिए। इन्होंने आई कहा था तो आई से आई क्या होगा? कट जाएगा। दूसरे वाले फॉर्मूले से क्या बचेगा? डेल जे जे। जे का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n। और जब वेरिएबल होता है तो मान किसके बराबर आता है? n के। ऊपर नीचे का इंडेक्स सेम हो, वेरिएबल हो तो मान किसके बराबर आता है? n के। ऊपर नीचे का इंडेक्स सेम है, वेरिएबल है, मान किसके बराबर आएगा? ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस डेल आई जे डेल के आई डमी समझ में आया है? बढ़े आगे, लिखिए, डालिए प्रूफ। पहला लिखिए, सब में बस ऊपर एक लाइन लिखते चलिएगा, यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, और उतार डालिए। पहले पॉइंट में यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, दूसरे में यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, तीसरे में यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला।
आज आप लोगों का कॉलेज बंद है क्या सेंट जोसेफ? जा नहीं रही है? क्या टाइमिंग है सेंट जोसेफ की? कभी भी छोड़ देते हैं। आप सेंट एंड्रयूज़ में है ना सर? क्या टाइमिंग चल रही है? 11:45 से कितने बजे तक? 3। DDU में तो भी चल नहीं रही है। पता नहीं सब क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है कि कब कोर्स कंप्लीट कराएंगे। अक्टूबर में कोई पढ़ा के थोड़ी ना कोर्स कंप्लीट होता है। हो गया भाई, हेडलाइन डालिए अब, डिटर्मिनेंट्स। इसी में नेक्स्ट हेडलाइन है डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टडी करने चल रहे हैं। हो गया आपका डिटर्मिनेंट। देखो दो बातें हैं। एक डिटर्मिनेंट्स है, दूसरा डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है। और ये दोनों हम पढ़ाते फर्स्ट चैप्टर में है, आता करीबन चौथे या पांचवें चैप्टर में। तब तक आप लोग पूरा भूल चुके होते हैं, ठीक है? तब हम यही कहते हैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ लेना। दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। जैसे अगर लिखा हो AIJ, तो एक इंडेक्स I ऊपर है, दूसरा इंडेक्स नीचे है। आपको पता है डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए रो और कॉलम दोनों की आवश्यकता होती है ना? ऊपर वाला मतलब सुपरस्क्रिप्ट रो को दिखाता है, सबस्क्रिप्ट कॉलम को दिखाता है। अगर AIJ का हम डिटर्मिनेंट लिखें तो वो हमको मिलता है फर्स्ट रो A11, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो A12, A13, A1n। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, ठीक? सेकेंड रो A21, A22, A23, A2n। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। A31, A32, A33, A3n। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम, ठीक? आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। और इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में कुल कितने कॉलम हैं? n। कितनी रोज हैं? n। कुल एलिमेंट कितने हुए? n स्क्वायर, ठीक है? लिखिए लिखिए, लेट अस कंसीडर अ डिटर्मिनेंट, let us consider a determinant of order n given by ये उतारिए, A is equal to mod Aij
सोचिए एक छोटे से AIJ के पीछे कितना कुछ छुपा है। AIJ एक एलिमेंट है A, जिसके ऊपर 2 इंडेक्स लगे हैं I और J। इंडेक्स लगने के साथ ही ये टेंसर बन गया, लेकिन ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट है। टेंसर की परिभाषा 3rd चैप्टर में आएगी, इसीलिए अभी तक हमने टेंसर का नाम कहीं नहीं लिया है। हो गया? हो गया? नीचे से लिखिए, it contains n square elements. It contains n square elements. Full stop. Here Aij, I ऊपर J नीचे, Aij may be taken as general element of this determinant, general element of this determinant and is frequently denoted by mod Aij। I किसको दिखाएगा? रो को, और नीचे वाला किसको दिखाएगा? कॉलम को। लिखिए इसमें, इन टर्म Aij, comma, I indicates the row, and J indicates the column, फुल स्टॉप। कोफैक्टर का नाम कभी सुना है? कोफैक्टर का नाम सुना है? मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। ये A11 है ना, A11, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम। A11 का कोफैक्टर होता है, इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, जो मिलता है 5 6 8 9, वो इसका कोफैक्टर कहलाता है। ठीक, ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक, इसका कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। 4 7 6 9, क्यों भाई शशिकला? 4
7 6 9, आगे माइनस। ठीक है, इसके कोफैक्टर को हम लोग लिखते हैं A11 से, इसके कोफैक्टर को हम लोग लिखते हैं A21 से, A21। तो अगर आपसे कोई कहे कि AIJ का कोई कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर ऑफ AIJ, तो लिखा आएगा कैपिटल A J। ठीक है, ये नोटेशन आपको याद रखना है। स्मॉल AIJ का कोफैक्टर होता है कैपिटल AJI। ये कहीं लिखा है, इसका मतलब ये AIJ का कोफैक्टर है। ठीक है, लिखिए द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, द कोफैक्टर of the element the cofactor of the element Aij is denoted by Aij is denoted by AJI। कोफैक्टर हमेशा कैपिटल से लिखाएगा ना, मतलब कोफैक्टर का जो ए है हमेशा कैपिटल होगा, एलिमेंट का जो ए है हमेशा स्मॉल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये खुद पूछा जाता है और इसका यूज़ भी है आगे। जब हम टेंसर्स का आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे तब उसमें ये यूज़ होता है, और तब हम यही कहते हैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ कर आइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। किया जाए? पहले देखिए क्या है। कोई एलिमेंट है AIJ, ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मान ले रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट बराबर है A के। ठीक, सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट AIJ, फिर उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने पर मॉड्यूलस वैल्यू आती है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो किसके बराबर मान ली हमने, A। जब डिटर्मिनेंट को हल करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, वो किसके बराबर है, A इज इक्वल टू, लिखवाइए A11 A12 A13 A, फिर ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। डेल A अपॉन डेल X इज इक्वल टू डेल मॉड AIJ अपॉन डेल X इज इक्वल टू, जानते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अगर कॉलम ज़्यादा पसंद हो तो कॉलम को ले लीजिए, रो ज़्यादा पसंद हो तो रो को ले लीजिए, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। हम तो ज़्यादा कंफर्टेबल रो में रहते हैं तो हम रो को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले इसके सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसके सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसके सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस डैश 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 इसके सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये सब हूबहू उतर जाते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बाकी सारे हूबहू उतर जाते हैं। आपको पता है ना, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, सेकंड वाला हूबहू उतर जाता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड,
प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनटू फर्स्ट, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल हूबहू उतरता है। कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको कर रहे हैं। डेल क्यों लगाए वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। पार्शियल में हमेशा डेल लगता है, टोटल में हमेशा डी लगता है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, करवाइए। डेल A11 अपॉन डेल एक्स, डेल A12 अपॉन डेल एक्स, डेल A13 अपॉन डेल एक्स, डेल A1n अपॉन डेल एक्स। ठीक, बाकी सबको ऐसे ही उतार रहे हैं। A21, A22, A23, A2n। थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट करके लिए मेरा, हटेगा नहीं। चलिए पहले डेल A11 अपॉन डेल एक्स, डेल A12 अपॉन डेल एक्स, डेल A13 अपॉन डेल एक्स, डेल A1n अपॉन डेल एक्स। ठीक, बाकी A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक ठीक, प्लस अब दूसरे वाले को करवाइए। तो ऊपर वाला एस सच उतर जाएगा। पहले दूसरे वाले को हम लिख ले रहे हैं। डेल A21 अपॉन डेल एक्स, डेल A22 अपॉन डेल एक्स, डेल A23 अपॉन डेल एक्स, डेल A2n अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऊपर वाला A11, A12, A13, A1n। ठीक है, A31, A32, A33, A3n। लास्ट वाला AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक, जगह थोड़ी कम दिख रही है, अब आखिरी वाले को कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस। चलिए ऊपर सबको ऐसे ही उतार दे रहे हैं। A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। ठीक, आखिरी वाला बोलिए। डेल AN1 अपॉन डेल एक्स, डेल AN2 अपॉन डेल एक्स, डेल AN3 अपॉन डेल एक्स, डेल ANn अपॉन डेल एक्स। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, इसको इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, इसको कोफैक्टर मान के इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, या नहीं समझ में आए तो डिटर्मिनेंट को हल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हल होगा वो देखिए। अब चलिए देखिए, डेल A अपॉन डेल एक्स, डेल मॉड AIJ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में हल कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेल A11 अपॉन डेल एक्स, इसको ढक करके ये बनाते हैं, ये पूरा कोफैक्टर कहलाता है। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11। ठीक है, प्लस अब इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल A12 अपॉन डेल एक्स, इसको और इसको ढक देंगे, बचा हुआ कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर को किससे लिखते हैं, A21। ठीक है, प्लस इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल
A13 अपॉन डेल एक्स। इसको और इसको ढक देंगे, बचा हुआ डिटर्मिनेंट को फैक्टर कहलाएगा। कैसे लिखेंगे? A31, ठीक है, प्लस ये डेल A1n अपॉन डेल एक्स, इसको ढक देंगे, बचा हुआ को फैक्टर कहलाएगा। इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? AN1। ये कभी अभी केवल इसका लिखे हैं, ठीक है। इस पे आइए, प्लस लिखवाइए, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी रो के, हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक। बोलिए डेल A21 अपॉन, इसको ढक देंगे, बचा हुआ को फैक्टर कहलाएगा। को फैक्टर क्या होगा? 1 2, क्लियर। प्लस इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल A22 अपॉन डेल एक्स, A22 प्लस इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बोलिए डेल A23 अपॉन डेल एक्स, A32, वेरी गुड। इसके रिस्पेक्ट में डेल A2n अपॉन डेल एक्स, को फैक्टर, वेरी गुड, ठीक है। शशिकला आखिरी वाला खोलें अब, प्लस डैश 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 प्लस लिखवाइए भाई, आखिरी वाला इसके रिस्पेक्ट में करिए, ठीक है। बोलिए डेल AN1 अपॉन डेल एक्स, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, बचा हुआ इसका को फैक्टर कहलाएगा। को फैक्टर को कैसे लिखते हैं? A1n प्लस सेकेंड टर्म डेल AN2 अपॉन डेल एक्स, कैसे लिखते हैं? 2n। नेक्स्ट डेल AN3 अपॉन डेल एक्स, A3n। लास्ट डेल ANn अपॉन डेल एक्स, ANn। सेटिस्फाइड है इससे? सेटिस्फाइड है आप? आगे बढ़ें। अब देखिए क्या इसमें बदल रहा है, उसको लिखने चल रहे हैं। 2 किसी एक को पिक करिएगा। जैसे इस सब की खासियत क्या है, ये ऊपर वाला 1 और ये नीचे वाला 1 फिक्स है। इसकी खासियत क्या है? ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 फिक्स है ना। इसकी खासियत क्या है? ऊपर वाला n और नीचे वाला n फिक्स है। बदल कौन रहा है? 1 1, 2 2, 3 3, nn। ड्रॉप द समेशन एंड एडॉप्ट द कन्वेंशन। आइंस्टाइन लगा रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा। दिस इम्प्लाइज डेल A अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल मॉड AIJ अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखिएगा, कौन फिक्स है? ये 1 1 1 1 फिक्स है। बदल कौन रहा है? 1 1, 2 2, 3 3, nn। जो बदलता है उसकी जगह I J K मान दे सकते हैं, ठीक है। हम इसकी जगह J मान दे रहे हैं क्योंकि नीचे J है, ठीक। लिखवाइए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल A1J अपॉन डेल एक्स इंटू AJ1। शशिकला देख लीजिए, संदीप देखिए आप, ठीक है। J की जगह 1 ये टर्म, J की जगह 2 ये टर्म, J की जगह 3 ये टर्म, J की जगह n ये टर्म, ठीक। इस पूरे डब्बे की जगह हमने वो लिख दिया है। अब इस पे आइए, प्लस देखिए कौन बदल रहा है इसमें। मेरे ख्याल से 1 1, 2 2, 3 3, nn। चूँकि स्मॉल a का नीचे वाला इंडेक्स बदल रहा है, स्मॉल a का नीचे वाला इंडेक्स क्या है? J।
तो उसकी जगह भी हम क्या कर देंगे जे। क्या आएगा डेल ए टू जे अपॉन डेल एक्स ए जे टू प्लस आखिरी वाला, ठीक है, आखिरी वाला 1 1 2 2 3 3 n n, ये बदल रहा है, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे जे। क्या आएगा डेल ए एन जे अपॉन डेल एक्स ए जे एन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बदल रहा है, 1 1 2 2 3 3 n n, है ना। उसकी जगह फिर एक नया इंडेक्स यूज़ कर देंगे आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। चूँकि स्मॉल ए का ऊपर वाला इंडेक्स है वो क्या है आई, तो मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज डेल ए एक्स इज इक्वल टू डेल मॉड ए आई जे अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स ए जे आई। ठीक है, ये कहलाता है किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन उसके प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट करके उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके मिलता है। पहले टर्म को डिफरेंशिएट करिए, कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, प्लस सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करिए, कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, प्लस थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करिए, कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, प्लस मतलब प्रत्येक टर्म को, अगर n स्क्वायर एलिमेंट हैं तो n स्क्वायर एलिमेंट में प्रत्येक n स्क्वायर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखिए, देखिए लेट अस कंसीडर the determinant whose general element aij, i ऊपर j नीचे, aij contains n square element is given by ये लिखिए पहली लाइन, केवल ऊपर वाली पहली लाइन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक n क्रॉस n तक। हो गया, आपका हो गया। नीचे से लिखिए लेट अस कंसीडर द डिटर्मिनेंट स्मॉल a इज इक्वल टू मॉड aij, small a is equal to mod aij are function of independent variables
x कॉमा वाई कॉमा जेड एसेट्रा ETC, मतलब ये x का भी फंक्शन है, y का भी है, z का भी है। चूँकि x से ज़्यादा का फंक्शन है इसलिए हमने कैसा डिफ्रेंशिएशन लगाया है, पार्शियल। हमने x के रिस्पेक्ट में करके दिखाया है। सेम ऐसे ही किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के। सेम ऐसे ही किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के। ठीक है, फुल स्टॉप। देन अब पूरा उतार लीजिए। उतार लीजिए, इसके बाद हमको 2-4 लाइन लिखवानी रहेगी, वो नेक्स्ट टर्म पर लिखवा देंगे। ठीक है, मंडे को मेट्रिक स्पेस आएगा।